गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री बाय सतीश चंद्रा फॉलो कर रहे हैं और हमारा टॉपिक अभी चल रहा है अरब वर्ल्ड। बच्चों, समय ज़्यादा नष्ट नहीं करते हैं। ये पैराग्राफ जो आपके सामने है उसको हम लोग पढ़ते हैं। Arab science began to decline after the 12th century, partly due to political and economic developments affecting the area, but even more on account of growing orthodoxy, which stifled free thought. But it continued to grow in Spain until the 14th century. बच्चों, जहाँ तक अरब के विज्ञान की बात है तो 12वीं शताब्दी के बाद अरब का विज्ञान के क्षेत्र में जो कार्य था वो धीरे धीरे नीचे की ओर यानी पतन की ओर जाने लगा। उसका कारण ये बताया गया है कि कुछ आने वाले समय में कुछ राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, विकास हुआ और उसका प्रभाव उस क्षेत्र पे पड़ा। लेकिन अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा जो कारण था वो था बच्चों जो कट्टरवाद होता है, धार्मिक कट्टरवाद ने स्वतंत्र विचारों पर रोक लगा दी। और बच्चों, विज्ञान के विकास में या विज्ञान से संबंधित नए नए प्रयोग जो होते हैं उसमें सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती है स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र तरीके से सोचने की इच्छा शक्ति। जब तक ये नहीं रहेगी तब तक विज्ञान का विकास नहीं होगा। तो ये जो धार्मिक कट्टरवाद था, इस धार्मिक कट्टरवाद की वजह से जो विज्ञान के सिद्धांतों को, नए नए सिद्धांतों को जो परिपालित किया जाता है उसमें रोक लग गई, क्योंकि धार्मिक कट्टरवाद किसी भी नए विचार को स्वीकार नहीं करता। लेकिन एक बात थी कि विज्ञान का विकास भले ही अरब क्षेत्र में धीरे धीरे नीचे आने लगा, लेकिन स्पेन जहाँ पर कि बहुत दिनों तक अरबों का शासन रहा, वहाँ पर ये जो प्रक्रिया है ये चलती रही, है ना, अंटिल द 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी तक। अब आते हैं बच्चों अफ्रीका में। अफ्रीका का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि अफ्रीका पर भी अरब का काफ़ी प्रभाव था। अरब के काफ़ी दिन तक अरब का कब्जा रहा और आज की डेट में भी उत्तरी अफ्रीका में बहुत हद तक अरब का प्रभाव है। The Arabs also brought Africa more closely into the Indian Ocean and Middle Eastern trade. अरबों ने अफ्रीका को हिंद महासागर और मध्य पूर्व का जो व्यापारिक क्षेत्र है या जो व्यापार है उसमें अफ्रीका को काफ़ी नज़दीक लाने का काम किया। अरब माइग्रेशंस एंड mercantile activity along the east coast of Africa increased enormously, extending up to Malindi, Zanzibar, etc. बच्चों, अरब के लोग जो हैं वो अफ्रीका के तटीय इलाके, ख़ास तौर से पूर्वी तटीय इलाके में इन लोगों ने अपनी जो व्यापारिक गतिविधि है उसको बहुत तेज़ी से बढ़ाया और बहुत
अरब के बहुत अफ्रीका के कई इलाकों पर, ख़ास तौर से मुझे लगता है उत्तरी अफ्रीका का जो इलाका है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ अरब के माइग्रेशन से। However, the Arab trade included large-scale export of slaves as also gold, ivory, etc. अरब जो व्यापार करते थे उस व्यापार में बच्चों बहुत बड़ी संख्या होती थी, गुलामों, दासों का व्यापार होता था, गुलामों का व्यापार जिसको स्लेव ट्रेड बोलते हैं। इसके अलावा सोना और हाथी दांत से बनी हुई जो वस्तुएं हैं इनका भी व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर होता था। There was in Africa a powerful Ethiopian kingdom of long standing which had many towns. अफ्रीका में एक बहुत शक्तिशाली इथोपियन साम्राज्य, इथोपियन राज्य का शासन था और बहुत से छोटे बड़े शहर उसके अंडर में थे। The Ethiopians were engaged in the Indian Ocean trade across Aden to India. इथोपियंस जो थे वो उनका व्यापार अदन से लेकर भारतीय क्षेत्र तक समुद्री रास्ते से उनका व्यापार होता था। The Ethiopians called Habsis were Christians. इथोपियन जिनको आम बोलचाल की भाषा में हबसी कहा जाता था, ये हबसी क्रिश्चियन यानी ईसाई धर्म को मानने वाले होते थे। They were closely allied to the Byzantine Empire in the Indian Ocean trade. और बैजेंटाइन साम्राज्य का जो हिंद महासागर में जो व्यापार होता था उसके साथ इन इथोपियंस लोगों का भी काफ़ी अच्छा टाई अप था। Their economic position weakened with the decline of the Byzantine Empire. और जब बैजेंटीन साम्राज्य का पतन होने लगा तो जो इथोपियंस का जो एक आर्थिक जो स्तर था, जो इकोनॉमिक स्टेटस था, पोजीशन थी, वो कमज़ोर होने लगी क्योंकि इनका व्यापार इन बैजेंटाइन साम्राज्य के साथ होता था और इसके पतन के बाद इन लोगों को भी परेशानी होने लगी। बच्चों, आज का वीडियो इतना ही। अब कल जो है हम लोग ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के बारे में पढ़ेंगे, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बारे में। तब तक के लिए बच्चों